यह ड्राइवर मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, कहीं यह मुझ पर फिदा तो नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो मेरा काम और भी आसान हो सकता है। मैं इस बंधन से आजाद हो सकती हूँ, लेकिन मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? मुझे कौन बचाना चाहेगा? मैं तो एक खूनी और बदनाम महिला हूँ। नहीं, मैंने तो समाज से गंदगी को हटाया है। यह कैसी दुनिया है? यह कैसा समाज है? गंदगी को हटाना भी यहाँ पाप है। मैं तो निर्दोष हूँ और जब मैं निर्दोष हूँ तो मुझे अपने प्राण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बुजदिल कहलाऊंगी। पुलिस जीप तेजी से भागी जा रही थी और मैं भी उसी गति से सोचती जा रही थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पुनः हटा लिया। मैं जरा सी भी नहीं चौंकी। मैंने कनखियों से देख लिया था। मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था। मैं थोड़ा मुस्कुराई, फिर अपने चिर परिचित मुद्रा में होंठ दांतों से दबाते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं आपको कातिल लगती हूँ? इंस्पेक्टर मुझे एकटक देखे जा रहा था, लेकिन जवाब में कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा, बात ऐसे नहीं बनने वाली, ये पुरुष लोभी होते हैं। यह इंस्पेक्टर भी तो एक पुरुष ही है। मुझे भोगना भी चाहता है और जेल की हवा भी खिलाना चाहता है। यही सोचते हुए मैंने अपनी टांगें फैला दी और उसके पैर को धीरे धीरे अपने पैर से सहलाने लगी। अब मेरे चेहरे पर खूनी कैदी होने का भय या भविष्य में घटने वाली घटनाओं की दहशत नहीं थी। फिर मैं अपनी शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोलकर ऊँघने का नाटक करने लगी। उस जीप में कुल 3 सिपाही थे जो झपकी ले रहे थे। इंस्पेक्टर आंखें बंद कर मेरे स्पर्श का आनंद ले रहा था। तभी ड्राइवर ने मुझे चिकोटी काटी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जीभ को दोनों होठों के ऊपर गोल गोल घुमाया। ड्राइवर के मुंह में पानी आ गया। मुझे यह भली भांति मालूम गया था कि ड्राइवर ही सबसे अधिक है। जो अंधा प्यार, यानी जिस भी चाहत में अंधा शब्द आ गया, वह उस व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है। ड्राइवर मुझसे निश्चित रूप ही अंधा प्यार करने लगा था। मैंने किसी नटखट बच्चे की तरह जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और जवाब में उसने हाथ का इशारा किया कि यह इलाका काफी निर्जन है। तुम कूदकर भाग सकती हो। मैं जीप की रफ्तार कम कर रहा हूँ। मैं उसके इशारे के भाव को समझते ही मुस्कुरा पड़ी और अगले ही पल जीप की रफ्तार काफी कम होती चली गई। ड्राइवर ने हाथ का इशारा दिया, कद जाओ। लेकिन मैं कद कर जाऊंगी कहाँ? कोई भी तो मेरा नहीं है। तभी मुझे अनायास ही याद आया कि मैंने गृहमंत्री की हत्या की है। अदालत मुझे सजा देने में कंजूसी नहीं करेगी। उम्र कैद या फांसी तो निश्चित ही है। मैं निर्दोष होते हुए भी फांसी पर झूल जाऊंगी। क्या यह अच्छा होगा? मुझे चलती जीप से कूदना ही होगा। फिर मैं धीरे से कूदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर की आंख खुल गई। वह कड़क कर बोला, कूदकर भागना चाहती थी? यह पिस्तौल देख रही है न? खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं सीट पर पुनः बैठ गई। इंस्पेक्टर ड्राइवर को डांटने लगा, तुमने स्पीड क्यों कम कर रखी है? लगता है इसके तीखे नयनों ने तेरे ऊपर भी जादू कर दिया है। बेवकूफ, तू नहीं जानता यह भाग गई तो हमारा क्या हाल होगा? इंस्पेक्टर साहब, यदि मैं भागना चाहूंगी तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मेरे यह कहते ही इंस्पेक्टर मुझ पर भड़क उठा और पिस्तौल के पिछले हिस्से से मुझे पीटने लगा। मेरे हाथों में हथकड़ी थी। मैं गुस्से से बिफरती हुई बोली, अगर हिम्मत है तो हथकड़ी खोलकर देख। तुमने क्या मुझे गृहमंत्री समझ रखा है? यह कहकर उसने मेरी हथकड़ी खोल दी। अब तो हथकड़ी खुल गई ना? जरा भाग कर दिखा मुझे। मैंने अचानक ही उछलकर इंस्पेक्टर की नाक पर एक घूंसा मारा, उसके हाथ से पिस्तौल छीना और चलती जीप से एक चट्टान पर कूद गई। ड्राइवर ने जीप की रफ्तार और तेज कर दी। ड्राइवर का मेरे प्रति यह सच्चा प्यार था कि इंस्पेक्टर के मना करने के बावजूद वह जीप बहुत दूर तक लेकर चलता चला गया और फिर कहीं काफी दूर जाकर रोका। मेरे भागने के लिए इतना समय काफी था। मैं लगभग 1 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद एक खाई में जा छुपी। मात्र 3 पुलिस और एक इंस्पेक्टर मुझे भला कैसे ढूंढ पाते? मैं घंटों खाई में दुबकी बैठी रही।
तभी मुझे अचानक जूते की आवाज सुनाई दे गई। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी किसी के खंखारने की आवाज आई। वह खाई के किनारे पर ही खड़ा था। मैंने उसे देखने के लिए जैसे ही सिर ऊपर की ओर उठाया, उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। मैंने समझा कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। उसके सिर्फ जूते ही मुझे दिख रहे थे। इतने में ही एक हल्की सी बुदबुदाहट मुझे सुनाई दी। वह चकमा देकर कहाँ भाग गई? मैंने उसकी मदद न की होती तो क्या वह भाग निकलती? अब मैं समझ गई, यह ड्राइवर की ही आवाज है। इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ इधर ही कहीं होगा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने यह प्रार्थना सच्चे मन से की थी। आज मुझे महसूस हो रहा था कि जब व्यक्ति चारों तरफ से संकट में घिर जाता है तो वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। जीवन में कभी भी मैंने ईश्वर को नहीं याद किया और न कभी मंदिर ही गई हूँ, पर आज संकट की इस घड़ी में वह अनायास ही याद हो आया है। ऐसा मैं सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर मुझे गालियां देते हुए जोर से चीखा, वह कमीनी, हरामजादी, आखिर भाग ही गई। लेकिन भागकर आखिर जाएगी कहाँ? होगी तो इसी जंगल में ही। यह कहकर इंस्पेक्टर दूसरी तरफ बढ़ गया। मैंने एक लंबी सांस ली और छोड़ी भी। चलो, इंस्पेक्टर का बच्चा तो गया, लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? मुझे भूख प्यास दोनों ही लगी थी। तभी मुझे कुछ महिलाओं के चहकने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा, क्यों न इन्हीं के साथ मैं जंगल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन मेरा यह सोचना गलत था, क्योंकि उनके और मेरे पहनावे में काफी अंतर था। मैं दूर से ही पहचान में आ सकती थी। वे महिलाएं चली गईं। शायद वे जंगल के पास के ही गांव की रहने वाली थीं। मैंने थोड़ी हिम्मत की और झाड़ियों में छुपते छिपाते सामने वाली सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मेरी चुस्त पैंट नीचे से सिलाई छोड़ चुकी थी। शर्ट के बटन तो पहले से ही खुले थे। इसी बीच मुझे दूर से ही एक जिप्सी आती दिखाई दी। वह बड़ी तेज रफ्तार चली आ रही थी। मैंने बैठे बैठे ही आगे की ओर झुककर हाथ हिलाना शुरू किया तो वह जिप्सी मुझसे तकरीबन 2 गज की दूरी पर आकर रुकी। मैं जानबूझकर लंगड़ाती हुई जिप्सी के पास पहुंची और अंदर बैठे व्यक्ति से बोली, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्लीज मुझे आगे शहर तक छोड़ देंगे? वह आदमी शायद पहले से ही खींचा हुआ था। मुझ पर नजर टिकाते हुए बोला, अरे बाबा, किस शहर तक? आखिर उस शहर का कोई नाम भी तो होगा। यह कहते कहते जब उसकी नजर मेरे शर्ट से झांकते गति गोल स्तनों पर पड़ी तो वह अचानक ही मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, ठीक है, तुम पीछे मेरे साथ वाली सीट पर आ जाओ। मैं फौरन उसके बगल में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने पूछा, वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? मैं तो जहन्नुम तक जाऊंगा। यह कहकर वह चुप हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, अजीब आदमी है, पूछने पर उल्टा ही जवाब देता है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोग ही मुझे सूट करते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं उसको ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। वह यही कोई 50-55 वर्ष का एक स्वस्थ व्यक्ति था। रंग उसका काला था, पर देखने में स्मार्ट था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलक रहा था। तभी मुझे मोबाइल की घंटी की आवाज सुनाई दे गई। वह बातें करने लगा, हाँ, मैं उस मनोचिकित्सक के पास से ही आ रहा हूँ। रीमा ने जब से मुझे तलाक दिया है, तब से मैं और अधिक बीमार रहने लगा हूँ। मैं दवाइयाँ भी बराबर ले रहा हूँ, पर क्या करूँ? मन की बीमारी साथ ही नहीं छोड़ रही। यह कहकर उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। मेरा यह दोस्त भी कितना पागल है, हर 10 मिनट बाद फोन कर देता है। यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुम कितनी खूबसूरत और स्मार्ट हो, लेकिन अपनी ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? अब मैं उसकी गाड़ी से कहाँ उतरने वाली थी। मैंने अपनी आंखें गोल गोल नचाते हुए कहा, मैं भी जहन्नुम तक जाऊंगी। यह सुनते ही वह हंसने लगा। उसका साथ मैंने भी दिया। अब गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छाया था और गाड़ी सड़क पर हवा की गति से तेज भाग रही थी। कोई 6 घंटे के लंबे सफर के बाद गाड़ी एक शानदार होटल के सामने आ खड़ी हुई।
शाम का धुंधलका बढ़ता ही जा रहा था। उसने कहा, नीचे उतरो, आज रात यहीं गुजारनी होगी। मुझे गाड़ी से बाहर आने में काफी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे कपड़े एक 5 स्टार होटल में जाने लायक नहीं थे। शर्ट के बटन टूट गए थे, पैंट की सिलाई कमर से नीचे उधड़ गई थी। इन कपड़ों में चकाचौंध रोशनी के सामने जाना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़ा कर सकता था। फिर भी मैं गाड़ी से बाहर आ गई। दूसरा कोई चारा भी नहीं था। गाड़ी से उतरे अभी 2 मिनट ही हुए थे कि दो जवान लड़कियां उस आदमी के पास आ खड़ी हुई और दोनों उसके कंधों से झूलते हुए बोली, कैसे हो निर्मल? तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। मानसिक रोगी होने का ड्रामा करके तुमने रीमा से अपना पीछा छुड़ा ही लिया। उसका नाम निर्मल है, उन लड़कियों से ही मुझे मालूम हुआ। निर्मल खी की भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, तुम दोनों के कहने पर ही तो मैंने रीमा को छोड़ने का मन बनाया। जब वह तलाक देने के लिए राजी नहीं हुई तो मुझे पागल होने का ड्रामा करना पड़ा। इस ड्रामे को हकीकत में डालने के लिए मुझे लाखों रुपयों के अपने सामान तोड़ने फोड़ने पड़े। निर्मल का व्यक्तित्व धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। वह अव्वल दर्जे का अय्याश मुझे लगा। उन दोनों लड़कियों के नाम कली और खिली थे और उनकी उम्र यही कोई 21-22 की थी। मैं सोचने लगी, स्त्री पुरुष के संबंधों की मुझे अच्छी पहचान है। अधिक उम्र के पुरुष कमसिन लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं और कम उम्र के पुरुष अधिक उम्र की औरतों को पसंद करते हैं। यह पसंद नापसंद का गणित भी बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही पेचीदा है। निर्मल इन कमसिन लड़कियों की खातिर पागल तक बन गया। अपने हजारों लाखों के सामान यह दिखाने के लिए तोड़ दिए कि वह सचमुच ही पागल हो गया है। और वह रीमा कितनी बेवकूफ औरत है, जिसने अपने 20 वर्षीय वैवाहिक जीवन से किनारा इसलिए कर लिया कि उसका पति मानसिक रोगी है। फिर यह विवाह एक समझौता ही तो हुआ न? प्यार में तो कोई समझौता होता ही नहीं है। कोई शर्त, कोई मांग, कोई बंधन ही नहीं होता और विवाह में उपरोक्त सारी बातें होती है। लेकिन यहाँ तो निर्मल को इन लड़कियों से कोई प्यार ही नहीं है और लड़कियां भी निर्मल से प्यार नहीं करती है। यहाँ भी एक समझौता है। ये लड़कियां अपनी कमसिन देह निर्मल को देंगी और निर्मल उन्हें धन देगा। फिर यह प्यार न होकर एक सौदा ही हुआ न? प्यार और विवाह दोनों ही सौदेबाजी पर आकर टिक गए हैं। विवाह में भी वासना, जरूरतें, जीवन की सुरक्षा का महत्व है और प्रेम में भी इन बातों की प्रधानता है। विवाह भी बेमेल होने लगे हैं और प्रेम भी बेमेल होने लगे हैं। हुस्न के छल्लो, ये था हमारा भाग 15। उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।